सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बाद बदलते हालात की, साथ ही नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ एनसीबी पर आरोप लगाए उसका जिक्र करेंगे। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे की रणनीति का खुलासा क्या है वो बताएंगे आपको। और सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल की सुन ली, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही कश्मीर में टारगेटेड अटैक की साजिशें तेज़ हो गई हैं। खासकर सितंबर महीने से ऐसे लोगों पर हमले हो रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद के चरम के दौरान भी घाटी से पलायन नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब केंद्र सरकार भी हरकत में आई है और सेना को कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। सरकार के कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के प्रयासों के बीच पाकिस्तान ने घाटी में दहशत का माहौल पैदा करने की साजिश रची है। जम्मू के सबसे बड़े कश्मीरी पंडित विस्थापित कॉलोनी जगती में कई परिवार तड़के शनिवार से कश्मीर से भागकर जम्मू पहुंचे और डर और खौफ के साए में ये लोग जगती पहुंचे और उन्होंने राहत की सांस ली। दरअसल जम्मू से जगती विस्थापित कॉलोनी में करीब 45 परिवार रहते हैं और इसमें से अधिकतर परिवारों के परिजन कश्मीर में या तो किसी सरकारी जॉब पर हैं या फिर किसी राहत पैकेज के तहत वहां काम कर रहे हैं या फिर किसी न किसी सिलसिले में कश्मीर आते जाते रहते हैं। 90 के दशक में भी इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। खास बात यह है कि ज़्यादातर हत्याएं श्रीनगर में ही हो रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय है। दरअसल पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद पर बौखलाया हुआ है, लगातार उस पर आपत्ति भी जता रहा है। उसने फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची है। कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी लोगों पर हमले और मंदिरों को जलाने की कोशिश इसी कड़ी का हिस्सा है और इस पर आज गृह मंत्री अमित शाह और एलजी के बीच बातचीत भी हुई है। इसी के तहत लश्कर तैयबा को अल्पसंख्यकों पर हमला करने या दहशत का माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी भी आतंकी संगठनों की तरफ से सौंपी गई है। इसमें पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी की हरकतों पर भी तमाम जांच एजेंसियों की नज़र है। ऐसे में सरकार की तरफ से अब सेना को ऐसे लोगों की पहचान करने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। 3 दशक से कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश एक बार फिर रची जा रही है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद सरकार की ओर से घाटी में नई पहल करने की बात कही गई थी। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से घाटी में अब आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए सीमा पार से आतंकी संगठन इस तरह की हरकत करते रहते हैं। आतंकवाद के दौर में भी घाटी से सिखों ने विस्थापन नहीं किया था, वो वहीं रहे थे और 100 से भी अधिक कश्मीरी पंडित भी श्रीनगर के साथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रुके रहे। उन्होंने वहां से विस्थापन नहीं किया। अब फिर कश्मीरियत और आपसी सौहार्द और भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश के तहत उन पर हमले हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। मुंबई क्रूज शिप पर हुए छापेमारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीबी के नेता नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर हमले बोल रहे हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीबी ने क्रूज शिप पर छापेमारी में 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन 3 लोगों को उन्होंने बिना पूछताछ के ही छोड़ दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े उन्होंने खुलासे किए हैं और इस सब के लिए उन्होंने बीजेपी नेता की तरफ इशारा भी किया। नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारियों और ख़ासतौर पर समीर वानखेड़े से छापेमारी के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था तो फिर 3 को क्यों छोड़ा। शुरुआत में 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी नेता मनीष भानुशाली के साथ ऋषभ सचदेवा और प्रतीक गाबा के अलावा आमिर फर्नीचर वाला की साठगांठ के बारे में भी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एनसीबी बिना किसी के इशारों पर आए स्वतंत्र तरीके से जांच करे और सही चीज़ों को सामने रखे। नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर कई सवाल उठा रहे हैं। अब जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनसीबी ने भी उसका जवाब दिया है। क्या कुछ एनसीबी ने कहा और नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है, इसके लिए आप हमारे सोशल ट्रेंडिंग के टॉपिक के साथ एक वीडियो सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। वहाँ जाकर आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन जो अब हालात बन रहे हैं उसमें राजनीतिक मुद्दा ये ज़्यादा बन गया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से
लगातार अब इस पर जो बयान आ रहे हैं, उसने एनसीबी को भी कटघरे में खड़ा किया है और इस पर राजनीति जिस तरह से हो रही है वो भी सवालों के घेरे में है। मनीष भानुशाली के साथ मिलकर एनसीबी लोगों को परेशान कर रही है और लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये नवाब मलिक शुरुआत से कह रहे हैं। और नवाब मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तस्वीरें भी साझा की थी और उसके अलावा उन्होंने कई और आरोप भी लगाए। इन पूरे मामले को लेकर आप सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर सोशल ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ जो हमारा वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, किसानों की मौत हुई और उसके बाद किसान संगठनों के साथ प्रशासन ने समझौता भी किया, लेकिन अब किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति बताई है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग की है, उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग रखी है। और इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 अक्टूबर को देश भर के किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। इसके साथ ही किसान लखनऊ में महापंचायत करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने बताया कि पहले कार्यक्रम के तहत 12 तारीख को किसानों और पत्रकार जो शहीद हुए हैं उनको लेकर तिकोनिया में अंतिम अरदास कार्यक्रम होगा, जिसपे किसान पहुंचेंगे देश भर से। देश भर के किसान 12 तारीख को लखीमपुर में रहेंगे। उन्होंने लखीमपुर की घटना को जलियांवाला बाग कांड से भी जोड़ दिया। साथ ही कहा कि देश के सभी नागरिक संगठन वो भी अलग अलग शहरों में कैंडल मार्च निकालें, जो लोग जहां धरने पर हैं वहां पर अरदास करें। इस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने बताई। आगे योगेंद्र यादव ने कहा कि 12 तारीख को लखीमपुर से ही किसानों की अस्थि कलश यात्रा पूरे यूपी में शुरू होगी। ये वो कार्यक्रम है जो किसान अब करने जा रहे हैं। साथ ही अस्थियां लेकर किसान हर राज्य में जाएंगे और वहां विसर्जन करेंगे। 15 अक्टूबर को दशहरा है और इस दिन किसान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकेंगे। 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन होगा और 26 तारीख को लखनऊ में एक महापंचायत बुलाई गई है। यानी किसान मोर्चा अब इस पूरे मामले को लेकर जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वहां कैबिनेट से हटाया नहीं जाता और गिरफ्तारी नहीं होती उनके बेटे की, तब तक इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर दबाव बनाएगी। चलिए बढ़ते आगे। अब बात कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे G23 के नेताओं की सुन ली है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई है। 16 अक्टूबर को ये बैठक होगी और इसमें संगठन के चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से लगातार पार्टी के भीतर संवाद की मांग उठाई जा रही थी। हाल के कुछ महीनों में पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं और इसको लेकर G23 के जो नेता हैं वो मांग कर रहे थे कि CWC की बैठक बुलाई जाए। ऐसे में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय 24 अकबर रोड पर होगी, ताकि मौजूदा हालात, राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन के चुनावों पर चर्चा की जा सके। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि पार्टी में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही इसके संकेत दे चुकी थी कि CWC की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने CWC की बैठक बुलाने की मांग भी रखी थी। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर इसका आग्रह भी किया था और कहा था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाना बेहद ज़रूरी है। कपिल सिब्बल ने भी कुछ दिन पहले पंजाब में मचे कोहराम के बाद ये सवाल खड़ा करा था कि नेतृत्व दरअसल कौन कर रहा है और किसके कहने पर फैसले हो रहे हैं। इसलिए CWC की बैठक बुलाना उस वक्त उन्होंने कहा था कि ज़रूरी है और संगठन के जो चुनाव हैं वो भी होने चाहिए। CWC की बैठक अब ऐसे समय में हो रही है जब सुष्मिता देव, जतिन प्रसाद जैसे कई नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। अब कांग्रेस इस बैठक के जरिए आगामी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी तारीख या रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
जो कांग्रेस की तरफ से जानकारी है उसके मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर तैयारियों पर चर्चा होगी, उसकी रूपरेखा पे चर्चा होगी। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और ये खासे महत्वपूर्ण चुनाव हैं कांग्रेस के लिहाज से भी। ऐसे में 16 अक्टूबर को अब CWC की बैठक बुलाई गई है जिस पे कई राजनीतिक बड़े फैसले होने की संभावना है और देखना होगा कि G23 से जुड़े जो नेता हैं वो इसमें क्या कुछ मुद्दे उठाते हैं। तो फिलहाल इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।